हाँ आ जाओ, जल्दी से सेटल हो जाओ। रोले कर रहे हो इतने। और ले लिया तुमने तुम्हारी मर्जी का 20 मिनट का ब्रेक। चलो अब आ जाओ वापस। तटवर्ती मैदानी प्रदेश की हेडिंग डालो। कोस्टल प्लेन रीजन। हेडिंग डालिए। कोस्टल प्लेन रीजन, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अब देखिए तटवर्ती मैदानी प्रदेश कहां से कहां तक है। और हाँ, गुजरात से लेकर और आगे उड़ीसा तक फैले हुए। ये कच्छ प्रायद्वीप से शुरू होते हैं। ब्रेक ओवर हो गया है, याद दिला दो तुम लोगों को। अभी भी गप्पे लड़ा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। कच्छ प्रायद्वीप से स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है ये। किधर आ जाओ, क्यों? ये आ रहा है कि ये इसकी मैं बातें सुन रही हूँ, ये क्या बता रहा है, ये आता है ऐसे आता है, पता नहीं किस चीज के बारे में बता रहा है। क्या आता है ऐसा बाजार में? अब देखो ये जो प्लेन है कोस्टल प्लेन, कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है। और पूरा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका जो विस्तार है ये 6000 किलोमीटर की दूरी तक है। 6000 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। इसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े सकड़े हैं, नैरो हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े चौड़े हैं। तो हम इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटवर्ती मैदान। और यहां इनका डिवीजन होता है कन्याकुमारी पर। तो कच्छ से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। तो अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ये कैसे बनते हैं मैदान? मैदान हमेशा नदियां जो अवसाद लेकर आती हैं उससे बनते हैं। रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं उससे बनते हैं। और ये कोस्टल प्लेन्स भी इसी तरह से बनते हैं। तो चलिए इसका डायग्राम एक रफली ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ इनके बारे में। हो गई तुम्हारी चिप्स पार्टी पूरी? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अनहेल्दी चीज नहीं खाती मैं, हेल्दी चीजें खाती हूँ। ये क्या बोल रहे, चिप्स कुरकुरे फायदा करते हैं? फिर बोल रहे दुकानदार को। वो तो है। सगाई हुई थी, शादी अभी तक नहीं करी? अरेस्ट बनने के बाद ही करो। तो क्या बचपन में सगाई हो गई? अच्छा, आटा साटा वाटा इससे। ये सही है। डाइजो चाहे ताकि जल्दी तो आरएस बनने के बाद करेंगे ताकि डाइजा मिले। हाँ।
बना लिया? हाँ, कन्याकुमारी नीचे वाला पॉइंट साउथ में, पर ये डिवाइड करने वाला लाइन बना दिया कि कन्याकुमारी तक का पार्ट हो गया सबका। लिख लें अब इसके बारे में, किसका नहीं हुआ? हे, जल्दी लिखो, नींद आ जाएगी मुझे, तुम इतना धीरे धीरे लिखते हो। हैं? 4 घंटे मिले तो कोई बर्बाद करने के लिए थोड़ी। दूसरा सब्जेक्ट होता तो भी तो पढ़ते। हाँ, कोई एक ही बात है, उल्टा ज्यादा सरल हो जाता है एक सब्जेक्ट कंटिन्यूटी में हो तो। एक वो माइंड सेट वैसे ही ज्योग्राफी मोड में चल रहे हो आप, अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मेरी बढ़ाई हो गई सब्जेक्ट की, और हमारी, चलो अभी हो गया है। फेवरेट है था कि ज्योग्राफी? अच्छा, तुम सब टीचर से सामने यही बोलते हो ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट, ये फेवरेट है। हाँ, चलो अब लिख लो, फेवरेट है तुम्हारा ज्योग्राफी तो लिख लो ज्योग्राफी के बारे में। हाँ, बस ईस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखिए। इस मैदान का निर्माण, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इस मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स, दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स brought by rivers, sediments brought by rivers। यह मैदानी प्रदेश कच्छ से सुवर्ण रेखा नदी तक, यह मैदानी प्रदेश कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक, स्वर्ण रेखा नदी तक 6,000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, 6,000 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। दिस प्लेन रीजन extends from Kutch Peninsula. This plain region extends from Kutch Peninsula up to Subarnarekha River, Kutch Peninsula up to Subarnarekha River over a distance of 6,000 kilometer, Kutch Peninsula up to Subarnarekha River over a distance of 6,000 kilometer, 6,000 किलोमीटर। इस मैदानी प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, इस मैदानी प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दिस प्लेन रीजन कैन बी डिवाइडेड, दिस प्लेन रीजन कैन बी डिवाइडेड into two major parts, this plain region can be divided into two major parts। पहला नंबर लिखिए, पहले भाग का नाम और फिर दूसरे का नाम। पहले का नाम लिखिए पश्चिमी तटवर्ती मैदान, दूसरे का नाम लिखिए पूर्वी तटवर्ती मैदान। राइट डाउन फर्स्ट वन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सेकंड वन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी और पूर्वी। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, बट कुछ कॉमन पॉइंट्स पहले ही देख लेंगे। तो अब देखिए पश्चिमी तटवर्ती मैदान में क्या चीजें हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या है। अब ये जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है ये थोड़े से सकड़े हैं, नैरो हैं ये।
हालांकि इनका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग थोड़ा चौड़ा है, बट ज्यादातर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सकड़े हैं, नैरो। ये नैरो इसलिए है क्योंकि यहाँ की नदियां बनाती हैं नदमुख, एस्चुरी। और इन प्लेन्स की चौड़ाई, विड्थ केवल आपको 50 to 100 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। एवरेज विड्थ जो है औसत 64 किलोमीटर विड्थ, चौड़ाई। तो चौड़ाई इनकी काफी कम है, 50 से 100 किलोमीटर या 64 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। नदियां जो नदमुख बनाती हैं वो क्या होता है वो अभी देखेंगे। इधर की तरफ की जो मैदान है ये चौड़े हैं, दीज आर ब्रॉड प्लेन्स। ये चौड़े मैदान की चौड़ाई 100 to 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरफ की ज्यादातर नदियां डेल्टा बनाती। डेल्टा आपको पता है, डेल्टा जब नदी बनाती है तो खूब सारी गाद मिट्टी इकट्ठी करती है, इसलिए डेल्टा बनता है। और जहां मिट्टी इकट्ठी करेगी नदी बहुत ज्यादा, वहां ऑब्वियसली मैदान चौड़े होंगे, चौड़ाई ज्यादा होगी मैदानों की। यहाँ की मोस्टली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, सिर्फ एक नदी को छोड़कर। स्वर्ण रेखा नदी डेल्टा नहीं बनाती। स्वर्ण रेखा नदी सीधे जाकर बस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मिट्टी इकट्ठी नहीं करती। जो नदियां समुद्र में सीधे जाकर गिर जाएं और मिट्टी इकट्ठी ना करें, अवसाद इकट्ठे ना करें, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन ना करें, उसको कहते हैं कि नदी ने सीधा अपना मुख खोल दिया है किसके अंदर, समुद्र में, और उसको कहते हैं नद मुख। एस्चुरी उसको कहा जाता है जहां रिवर डायरेक्टली ओपन्स अप इन द सी विदाउट डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। कोई भी नदी नदमुख क्यों बनाएगी या एस्चुरी क्यों बनाएगी? व्हाट आर द रीजंस फॉर एस्चुरी फॉर्मेशन? एक तो है नदी की गति अधिक होना। नदी की गति अधिक, नदी का पानी अगर बहुत तेजी से बह रहा होगा, बहुत हाई स्पीड वाटर का फ्लो होगा, तो तेजी से बहने वाला पानी अपने साथ जो भी है मिट्टी पत्थर सब कुछ बहा कर ले जा सकता है। तो नदी के बहाव अगर बहुत तेज है तो नदी मिट्टी इकट्ठी नहीं करती, वो सब कुछ लेकर समुद्र में चली जाती है। हाई स्पीड ऑफ रिवर, ये एक रीजन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती हैं वो वेस्टर्न घाट के पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से तेजी से जब गिरती हैं, एकदम से ढाल से गिरती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टीप स्लोप से गिरती है, स्पीड बढ़ जाती है। और इनका रास्ता बहुत छोटा है, जैसे ही थोड़ा सा चलती है उतने में आ जाता है अरेबियन सी, अरब सागर। तो नदियों का अगर मार्ग छोटा होता है तो भी नदियां नदमुखी बनाती हैं। नदी का छोटा मार्ग, शॉर्ट कोर्स ऑफ रिवर। शॉर्ट कोर्स ऑफ रिवर क्यों? क्योंकि अगर नदी का मार्ग छोटा है तो नदी को बहाव के लिए कम एरिया मिला। कम एरिया में नदी बहेगी तो रास्ते में जो कटाव करती है उसका समय नदी को बहुत कम मिलेगा। लिमिटेड ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी टू इरोड एनी लैंड मास। बहुत थोड़े से एरिया में बह रही है तो ज्यादा मिट्टी इकट्ठी नहीं कर पाती, तो जमा कैसे करेगी? पहले खुद को लेकर भी तो आनी पड़ती मिट्टी। तो छोटा मार्ग भी एक कारण है। तीसरी चीज जो है, नदी कई बार ऐसे जगह से बह रही होती है जहां नदी का तल कठोर चट्टानों से बना हो। रिवर का बेड हार्ड रॉक्स से बना हो, जहां नदी बह रही है वो बहुत हार्ड रॉक्स वाला एरिया हो, तो नदी का पानी उसमें बहकर तो चला जाएगा पर उन हार्ड रॉक्स को, कठोर चट्टानों को वो काट नहीं पाएगा, तो मिट्टी नहीं मिलेगी उसको, सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे। फिर कैसे जमा करेगी वो सेडिमेंट्स? तो कठोर चट्टानों का तल, कठोर चट्टानी तल नदी का, river bed formed of hard rocks, तीसरा और लास्ट मेजर रीजन जो है वो ये है कि कई बार ज्वारीय गतिविधियां होती हैं, टाइड्स या टाइडल एक्टिविटीज, उसकी वजह से भी
एस्चुरी बनती है। नदी हर रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करती है, पर हर रोज ज्वार भी आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं। टाइड के टाइम पे समुद्र का पानी अंदर की तरफ आता है और फिर बाद में वो पानी चला जाता है। जब वो पानी वापस समुद्र की तरफ जाता है तो मिट्टी जो जमा की थी नदी ने, उस मिट्टी को अपने साथ लेकर चला जाता है, तट को बार बार साफ कर देता है समुद्र से आने वाला पानी। तो जहाँ टाइडल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, ज्वारीय गतिविधियां, वहां पे भी अक्सर नदमुख जैसी स्थिति ही बन पाती है। तो एस्चुरीज बनने के ये प्रमुख कारण हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसके अलावा एक और डायग्राम के थ्रू हम एक और चीज समझने वाले हैं। आप देखो, मान लो कि ये अपना सदर्न रीजन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग। उसमें ये तो है आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान, ये आपका है पूर्वी तटवर्ती मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब आपको पता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, पूर्वी तटवर्ती मैदान में नदियों ने खूब मिट्टी इकट्ठी की, खूब गाद मिट्टी जमा करने से ये मैदान की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, और वो गाद मिट्टी खूब सारी आसपास जो तट है उसके पास भी खूब सारी इकट्ठी है। और भविष्य में ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ इतनी गाद मिट्टी इकट्ठी हो जाए कि ये भी ऊपर उठ जाए। तो मिट्टी इकट्ठी होते जाने के कारण जो बिल्कुल तट था, कोस्ट, कोस्ट जो है उसका काफी हिस्सा ऊपर उठता जा रहा है, मिट्टी जमा होती जा रही है, ऊपर उठता जा रहा है, मतलब कि वो एरिया जो है वहां पे मैदान चौड़े होते जा रहे हैं। जितना पानी वाले एरिया में मिट्टी भरेगी तो पानी का स्तर दूसरी तरफ चला जाएगा, वाटर लेवल जो है उससे ज्यादा अगर मिट्टी इकट्ठी हो गई तो तट की साइज बढ़ गई और मैदानों की साइज बढ़ गई। तो इस तरफ की नदियां अवसाद इकट्ठा करती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से इन मैदानों की चौड़ाई ज्यादा है और तट के पास जो समुद्र है उसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्लोप के साथ खूब सारे सेडिमेंट्स बह बह के कोस्ट के पास भी जाते हैं। तो बिल्कुल तट के पास वाला समुद्र देखोगे तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। तो यहाँ समुद्र बना देते। अब इस तरफ देखें तो इस तरफ ज्यादा गाद मिट्टी इकट्ठी नहीं है, ये हिस्सा टूट के भी गिरा था पहले, ब्रंच कगार बनी थी तो ये बिल्कुल ही अलग से है हिस्सा, यहाँ पे कोई गाद मिट्टी खास जमा नहीं हुई, इसीलिए तट के पास ही काफी गहरा समुद्र आपको देखने को मिल जाता है। अब कोई बड़े बड़े जहाज जब आते हैं, जहाज है क्या हमारे पास? है नहीं जहाज, तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। हाँ, तो अब देखो कोई बड़ा जहाज अगर कहीं से आता है तो वो बड़ा जहाज आपके इस तरफ तो ज्यादा अंदर तक घुस नहीं पाएगा, इस तरफ वाले एरिया में वो ज्यादा अंदर तक घुस सकता है। जैसे आप बड़ा सा जहाज आया, ये जहाज जो है ये पूरे कोस्ट तक पहुंच सकता है, लास्ट टिप तक। तो सीधे आप यहाँ पे बंदरगाह, यहाँ कोस्ट के ऊपर ही पोर्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हो, बंदरगाह बना सकते हो। यहाँ कोई जहाज आएगा तो जहाज की तली अड़ जाएगी अवसादों के, सेडिमेंट्स जहाँ पे डिपॉजिटेड दिखेंगे वहां पे आके शिप का जो नीचे वाला बेस है वो टच हो जाएगा, तो उसके आगे शिप जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वो आगे जा नहीं सकता, तो जहाज यहीं पे अटक गया। अब उस स्थिति में क्या होगा, आपको तट से लेकर जहाज तक अगर सामान लेने जाना है तो आपको लकड़ी का फटना या आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आगे तक पहुंचा जा सके। तो बंदरगाह निर्माण के लिए फेवरेबल कंडीशंस पोर्ट फॉर्मेशन के लिए कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट में बंदरगाह, पश्चिमी तट पे बंदरगाह या पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी फेवरेबल कंडीशंस है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे पोर्ट्स के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बंदरगाह, इसका एक कारण ये भी है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में घुमाव काफी ज्यादा है, जैसे गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़, यहाँ घुमाव आ रहा है, कई जगह से आगे पीछे बेंड आता है, इतने बेंड्स ईस्टर्न साइड पे नहीं आते, ईस्टर्न साइड पे इतने ज्यादा वो नहीं आते बेंड, जहां जहां बेंड है वहां वहां पोर्ट एस्टैब्लिश कर दो, जैसे गुजरात में यहाँ है, यहाँ कर दो, गुजरात में यहाँ पे भी है, यहाँ कर दो, हर जगह पोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो है, पश्चिमी तट, वो ज्यादा कटा फटा है, आगे पीछे ऐसे कटा फटा। इस कटे फटे तट को कहते हैं इंग्लिश में इंडेंटेड कोस्ट, इंडेंटेड कोस्ट, जबकि ईस्टर्न कोस्ट कटी फटी
नहीं है। ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा समतल सा है, इसलिए यहाँ बंदरगाह वगैरह ज्यादा नहीं बन सकते। तो पोर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, वेस्टर्न साइड में ज्यादा बनेंगे, ईस्टर्न साइड में कम बनेंगे। अब इन दोनों कोस्ट को भी कुछ कहा जाता है। ये वाला तट जो है ये पानी में डूबा हुआ रहता है, ये वाला पानी में इतना ज्यादा डूबा हुआ नहीं रहता, इसमें काफी बड़ा हिस्सा पानी से ऊपर भी निकल आया है, क्योंकि वहां खूब सारी मिट्टी जमा हो गई, तो कोस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया है। तो इस तरफ वाला जो तट है इसको तो कहते हैं इमर्ज्ड कोस्ट, इमर्ज्ड कोस्ट। इसको कहेंगे इंग्लिश हिंदी में उन्मज्जन तट। ऐसा तट जिसका उत्थान हो चुका हो, जो ऊपर उठ चुका हो, ये है सबमर्ज्ड कोस्ट, ये पानी में डूबी हुई है, सबमर्ज्ड कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड कोस्ट का उदाहरण है, निमज्जन तट का उदाहरण। तो इस तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वैसे तो पूरा ही वेस्टर्न कोस्टल रीजन आपका मोस्टली डूबा हुआ तट है, डूबे हुए तट को कहते हैं निमज्जन तट, सबमर्ज कोस्ट। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कच्छ का जो पेनिनसुला वाला रीजन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ इमर्ज्ड कोस्ट है, और ये मलाबार वाला जो है ये भी इमर्ज्ड कोस्ट या ऊपर उठे हुए तट का उदाहरण है। उसके अलावा ज्यादातर हिस्सा इसका निमज्जन तट या पानी में डूबा हुआ तट है, और इस तरफ का अधिकतम हिस्सा क्या है, उन्मज्जन, ऊपर उठा हुआ, मतलब इमर्ज कोस्ट का एग्जाम्पल। क्लियर है वेस्टर्न ईस्टर्न में डिफरेंस। अभी आप इसमें ये डायग्राम बना लो, इसके बाद वाला डायग्राम भी बना लेना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर टेक्स्ट तो मैं लिखवा ही रही हूँ आपको। हाँ, आपने ये डायग्राम ऑलरेडी बना लिया था, इसी के साइड में लिख लो, भले चाहो तो नया बना लो, आपकी इच्छा अनुसार। जहां अगर जगह नहीं है तो नया बना लो, बना ही लो, आलस का। सही बात। कल की छुट्टी क्यों होगी, क्या है? कल की छुट्टी है क्या, कोई पूछ रहा क्यों होगी कल छुट्टी, क्या है कल, क्या है कल? कोई ऐसा, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी विशेष चीज है जिसके लिए छुट्टी हो। ईद तो संडे को है, संडे को है जहां तक मुझे ध्यान है। देखो जितना मैंने ऑफिशियली वैसे कैलेंडर वगैरह में और वैसे जो भी देखा है, वो संडे का ही आया है कि ईद का संडे का ही रहेगा। इसलिए हम भी सोच रहे थे कि अरे संडे को छुट्टी मारी गई। वह वजह बच्चे सोचते ना कि अरे होली या राखी संडे को आ गई, तो नो। पर अपने तो चलता है, अपने संडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडे को हो जाती है क्लास, नहीं सैटरडे को अगर छुट्टी हो जाती है संडे से क्लास शुरू कर देते हैं अपने, अपन संडे को मंडे मान के शुरू कर देते हैं, सब चलता है अपने गोलमाल। तुम्हारी नहीं हुई आज तक संडे को क्लास? सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? बहुत बार हुई है? हाँ, तो तुमको पता ही है। हाँ संडे होती है इस बार, ईद है उस दिन तो। दिख रहा है, मैं साइड में हूँ। बना लिया क्या? आज मुझे लग रहा था मैं उस क्लासरूम में नहीं थी, मेरा जूस मिस हो जाएगा। मेन बिल्डिंग में तो आ जाता है ना, यहाँ नहीं आता, इसलिए तुमने सोचा। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। जूस का टारगेट पूरा हो गया आज का। हाँ, ठीक तो सही है। दिल लाएंगे मेरे हाथ में नहीं है। ये वाला डायग्राम हो गया हो तो अगला डायग्राम दिखाऊं?
किसका नहीं हुआ है, कितने लोगों का? जल्दी से बना लीजिए, फिर अगला डायग्राम मैं बताऊंगी। क्या हुआ? प्लस प्लस मोर 100 150 और मोर। हो गया? अच्छा, नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा कुछ लोगों को। ये लो, नदमुख निर्माण के कारण लिखे हुए हैं, सारे लिख लेना, मैं ये अलग से लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि ये कोई डायरेक्टली आपके आने वाली चीज है नहीं। हो गया? डन? चलो गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिख चुके हैं? आगे वाला डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या सोच रहे हो? अच्छा, ये सोच रहे कहाँ बनाए ये डायग्राम। देखो, ये आपकी इच्छा है तो बनाओ, नहीं तो आपको बाद में ये समझ में नहीं आएगा कि इमर्ज समझ क्या लिखा हुआ है, उन्मजन निमज्जन, इसलिए। हाँ, जहाज पे झंडा अच्छा लगा है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया, जरूरी नहीं गिन के बनाना। चलो, हो गया? अब हेडिंग डाल लीजिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। हो गया? चलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखते हैं। ओके, कितने लोगों का नहीं हुआ? हाँ, और ये इतने लोग। अच्छा, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा हो तो इसको ऊपर स्लाइड करो। हो गया? लिख लेते हैं, चलिए, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लिखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लिखो, नहीं तो बना हुआ है, देखते हुए देख के बना लेना, बनाते रहना। लिखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यह मैदान कच्छ से
कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। दिस प्लेन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस प्लेन रीजन extends from Kutch to Kanyakumari, extends from Kutch to Kanyakumari, कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह मैदानी क्षेत्र सकड़ा है। यह मैदानी क्षेत्र सकड़ा है। This plain region is narrow. This plain region is narrow. सकड़ा है। इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर। इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर ब्रैकेट में औसत 64 किलोमीटर है। औसत 64 किलोमीटर है। The width of this plain region is 50 to 100 kilometer. The width of this plain region is 50 to 100 kilometer. 100 किलोमीटर ब्रैकेट में एवरेज 64 किलोमीटर। एवरेज 64 किलोमीटर। इस मैदानी क्षेत्र में नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। इस मैदानी क्षेत्र में नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। इन दिस प्लेन रीजन रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज। इन दिस प्लेन रीजन रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरीज RIES एस्चुरीज ESTUARIES एस्चुरीज रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। फिर लिखिए ये निमज्जन तट है। ये निमज्जन तट है। इट इज सबमर्ज्ड कोस्ट। इट इज सबमर्ज्ड कोस्ट निमज्जन तट है। यह तट अधिक कटा फटा है। अतः यह तट अधिक कटा फटा है। अतः दिस कोस्ट इज इंडेंटेड therefore this coast is indented therefore अतः यहाँ बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अतः यहाँ बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। therefore favorable conditions for ports are found in this region. Therefore favorable conditions for ports are found in this region. अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस मैदानी क्षेत्र को 6 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र को 6 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। This plain region is divided into 6 regional parts. This plain region is divided into 6 regional parts. 6 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। पहला भाग तो है ये जिसको हम कहते हैं कच्छ का मैदान। दूसरा भाग है यहाँ ये है काठियावाड़ का मैदान। तीसरा भाग है यहाँ जिसको हम कहते हैं गुजरात का मैदान। गुजरात का मैदान चौड़ा है फिर भी। फिर है कोंकण का मैदान जो थोड़ा सकड़ा है। फिर कोंकण के बाद है कन्नड़ कौन से कलर से बना है, कन्नड़ का मैदान, ये भी सकड़ा है। और लास्ट में है मलाबार तट। मलाबार का मैदान थोड़ा चौड़ा है। तो ये आपके 6 रीजनल पार्ट्स हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहला है कच्छ का मैदान।
दूसरा, बनाओ 6 रीजनल पार्ट्स, नाम भी लिखो। क्या चीज? अच्छा, ले लेके कर रहे हैं मार्कर्स। हाँ, सहयोग से कर रहे हो जब तो टाइम लगेगा। लाल रंग देना, पीला रंग देना। कलर में भी वैरायटी चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। हाँ, वेरी गुड। नाम लिख लिए? उस टाइम कलर नहीं थे। हाँ, पहले कोरोना से पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़े हुए हैं कुछ बच्चे, उनको पता है उस टाइम ज्यादा रंग उपलब्ध नहीं थे। अभी तो बहुत रंग हैं, वीडियोस हैं, पीपीटीज हैं, सब कुछ है क्लास में। हाँ, बहुत बहुत। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। और हमारे ऐसे कपड़ों पे सब पे कोई ना कोई मार्कर्स के निशान होते ही थे। और जिस दिन स्पेशली वाइट कोई पहन लो शर्ट, या मतलब सर लोग तो शर्ट पहनते हैं और मैं कुर्ता, तो जिस दिन भी वाइट पहनते उस दिन तो जरूर से वो गिरता ही मार्कर। अब ना हाथ गंदे होते ना कुछ, ऐसे हाथ काले हो जाते थे पूरे। हाँ। हाँ, और फिर बार बार धोने पड़ते। बहुत गंदा। हो गया। चलो गुड। आगे वालों के नहीं नहीं हुए, नाम लिख लो। क्या? मलाबार। हाँ, ये भी प्लेन ही है, इसको मलाबार का मैदान भी बोल सकते हो, मलाबार प्लेन भी बोल सकते हो, मलाबार कोस्ट भी बोल सकते हो। सबके नाम लिखने के बाद पहले मैदान की हेडिंग डाल ले, कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान, कच्छ प्लेन्स। लिख लिया सबने? कच्छ के मैदान को डिस्कस करेंगे।
कच्छ का मैदान जो है, यहाँ हमारे पड़ोस में देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है, इंडस रिवर। इंडस रिवर के डेल्टा रीजन की जो सेडिमेंट्स है, उसी से क्या बना हुआ है, कच्छ का मैदान बना हुआ है। तो कच्छ के मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है, सिंधु इंडस रिवर के द्वारा, और उसके द्वारा डिपॉजिटेड सेडिमेंट से हुआ है। और ये पूरा कच्छ पेनिनसुला में ये प्लेन्स फैले हुए हैं, ये वाला मैदान फैला हुआ है। ये काफी चौड़ा मैदान है, बाकी वेस्टर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में ये चौड़ा है और समतल है। इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट। इतना चौड़ा और फ्लैट प्लेन रीजन है, समतल मैदान है, तो ये खेती के लिए उपयोगी हो सकता था। पर यहाँ पर टाइडल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा होती हैं, समुद्र से पानी आता जाता रहता है। इन सब कारणों की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उसमें लवणता बहुत अधिक है, लवणता अधिक है मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर। हाई सलिनिटी इज फाउंड हियर। और उच्च लवणता के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसके ऊपर सफेद परत पाई जाती है नमक की। और ये कच्छ का जो रण होता है, रण ऑफ कच्छ, ये वही एरिया है। कच्छ का मैदान मतलब कच्छ का रण वाला क्षेत्र। और आपको पता है गुजरात के कच्छ के रण में कोई खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे मृदा बहुत ही लवणीय है, एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है। एग्रीकल्चर छोड़ो, यहाँ तो लोग भी नहीं रहते, पूरा खाली पड़ा है ये एरिया। आजकल गुजरात इसको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट कर रहा है ना। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, उसमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं, ऐसा लगता है बर्फ में खड़े होके खिंचवा रहे हैं, क्योंकि पूरा सफेद मैदान है बहुत बड़ा सा। तो कच्छ के रण को आजकल टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे और किसी चीज के लिए वो कोई खास यूजफुल नहीं है। तो ये है हमारे इसका गुजरात का कच्छ का मैदान। इसका मैं प्रिंटेड वाला भी दिखा देती हूँ, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं डायग्राम, फिर भी एक छोटा सा है, वीडियो नहीं है। देखो तटवर्ती मैदान में हमने ये कोस्ट कर रहे हैं हम, तटवर्ती मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये फैला हुआ है तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ये सब हम लिख ही चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने अभी 6 पार्ट्स देखे, कच्छ का मैदान, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। इसमें ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कॉमन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो है ये कच्छ का मैदान है। यहाँ ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, हाँ, गिर गिरनार और मांडव पहाड़ी। उसमें से जो मांडव पहाड़ियां हैं, खास तौर पर मांडव पहाड़ियों से निकलती है कुछ नदियां, और मांडव पहाड़ियों से जो छोटी मोटी नदियां निकलती हैं, उनकी वजह से यहाँ एक छोटा सा मैदान बना है। इस जगह किनारे किनारे एक छोटा मैदान बना हुआ है, और ये मैदान जो है ये कहलाता है काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ पेनिनसुला में। इसलिए ये चौड़ा नहीं है ज्यादा, पर समतल है और उपजाऊ है, फर्टाइल है। पर जितना भी ये एरिया है, छोटा सा एरिया है, जितना भी है इसको खेती के लिए यूज में लेते हैं, पर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ खेती कर नहीं सकते, क्योंकि जमीन कम है, भूमि कम है। तो ये भी खेती के लिए उपयोगी है, ये उपजाऊ है। तो मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित मैदान को कहते हैं काठियावाड़ का मैदान, खेती के लिए उपयोगी। लास्ट में यहाँ पे एक और मैदान है जिसको हम कह रहे हैं गुजरात का मैदान। तो गुजरात का मैदान जो है उसमें कहां से कहां तक विस्तार है, ये गुजरात का दक्षिणी भाग, ये वाला पूरा हिस्सा है, इसमें गुजरात का मैदान फैला हुआ है। गुजरात का मैदान बनाया गया है साबरमती, माही, माही नदी 2 बार काटती कर्क रेखा को, माही, और उसके साथ साथ नर्मदा और तापी, इन नदियों के द्वारा बना हुआ है गुजरात का मैदान, जो सदर्न गुजरात में, दक्षिणी गुजरात में। ये काफी चौड़ा और उपजाऊ मैदान है, अच्छा मैदान है। और इस मैदान में भी, इस मैदान के निर्माण में ज्यादा योगदान साबरमती और माही का है, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियां तो खुद ही नदमुख बनाती, एस्चुरी बनाती,
तो कुल मिला के गुजरात के मैदान, गुजरात में जो 3 पार्ट है मैदान के, वो हमने देखे। कौन कौन सा? कच्छ का, काठियावाड़ का और गुजरात का। कच्छ का मैदान तो लवणीय है, इंडस रिवर ने, सिंधु नदी ने बनाया, खेती के लिए उपयोगी नहीं है। फिर काठियावाड़ का मैदान मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों ने बनाया, खेती के लिए उपयोगी है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ने बनाया। गुजरात का मैदान वो फर्टाइल है और चौड़ा है। ये तीनों मैदान क्लियर है? लिख लें इनके बारे में। चलो लिखते हैं। बनाया तो था भी, और क्या बनाया था? इसमें क्या बनाना है? हाँ चलो, अभी देखो ये तीनों गुजरात के मैदान के बारे में बेसिक चीजें लिखी हुई है, पॉइंट्स, इन्हीं को हम लिखने वाले हैं। तो लिखिए इसमें, सबसे पहले कच्छ के मैदान में लिखिए। इसमें लिखिए, इस मैदान का निर्माण, कच्छ के मैदान में लिखिए, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर, दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर, सिंधु नदी द्वारा किया गया है। ये चौड़ा एवं समतल मैदान है, ये चौड़ा एवं समतल मैदान है। इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट प्लेन रीजन, इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट प्लेन रीजन, फ्लैट प्लेन रीजन, चौड़ा एवं समतल मैदान है। और फिर लिखिए, ज्वारीय गतिविधियों के कारण, ज्वारीय गतिविधियों के कारण, बिकॉज ऑफ टाइडल एक्टिविटीज, ज्वारीय गतिविधियों के कारण, बिकॉज ऑफ टाइडल एक्टिविटीज, टाइडल एक्टिविटीज के कारण यहाँ की मृदा में उच्च लवणता पाई जाती है, यहाँ की मृदा में उच्च लवणता पाई जाती है। बिकॉज ऑफ टाइडल एक्टिविटीज हाई सलिनिटी इज फाउंड, हाई सलिनिटी इज फाउंड in the plains of this region, high salinity is found in the plains of this region. Therefore, अतः यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, अतः यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। Therefore, these plains are not useful for agriculture, therefore these plains are not useful for agriculture, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। अब हेडिंग डालिए काठियावाड़ के मैदान की, काठियावाड़ प्लेन्स। काठियावाड़ प्लेन्स की हेडिंग डालो। काठियावाड़ के मैदान, इतना बड़ा क्लास है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब आगे लिखो, काठियावाड़ के मैदान में, इस मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से, इस मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली, मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा किया गया है, मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा किया गया है। दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय द rivers originating from Mandav Hills, rivers originating from Mandav Hills। यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी है, यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी है। This plain region is useful for agriculture, this plain region is useful for agriculture, कृषि के लिए उपयोगी है। अब हेडिंग डालिए गुजरात के मैदान की, ये बस थोड़ा छोटा है, बाकी सब ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है।
अब गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान, इसमें लिखिए, इस मैदान का निर्माण साबरमती माही, इस मैदान का निर्माण साबरमती माही, नर्मदा तथा तापी जैसी नदियों द्वारा हुआ है। साबरमती माही, नर्मदा तथा तापी जैसी नदियों द्वारा हुआ है। दिस प्लेन रीजन इज फॉर्म्ड बाय साबरमती माही, नर्मदा एंड तापी रिवर्स, साबरमती माही, नर्मदा एंड तापी रिवर्स। यह चौड़ा एवं उपजाऊ मैदान है, यह चौड़ा एवं उपजाऊ मैदान है। इट इज ब्रॉड एंड फर्टाइल प्लेन रीजन, ब्रॉड एंड फर्टाइल प्लेन रीजन, चौड़ा एवं उपजाऊ मैदान है। यह कृषि के लिए उपयोगी है, यह कृषि के लिए उपयोगी है। इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। अब अगले मैदान की हेडिंग डालिए, और अगले मैदान का नाम है कोंकण का मैदान। आप अभी कोंकण के मैदान की हेडिंग डालो पहले, सिर्फ कोंकण के मैदान। कोंकण का मैदान, कोंकण प्लेन्स, डाल ली हेडिंग। अब देखिए कोंकण के मैदान में क्या मेन चीजें हैं। गुजरात में जो मैदान है 3 तरह के, वो तो हमने देख ही लिए। गुजरात के आगे महाराष्ट्र में और गोवा में जो मैदान है वो है कोंकण का मैदान। महाराष्ट्र एंड गुजरात, सॉरी गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में है ये कोंकण का मैदान। ये काफी सकड़ा मैदान है, काफी नैरो प्लेन रीजन है, और उसके साथ साथ ये उबड़ खाबड़ पथरीला सा भी है, अनइवन रॉकी जो है प्लेन रीजन है। बहुत ज्यादा इसमें फर्टाइल सॉइल वगैरह नहीं है, ज्यादा बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इसलिए खेती यहाँ पर खाद्यान्न कृषि की नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे चावल या गेहूं या ऐसी जो खाद्यान्न फसलें हैं, फूड क्रॉप्स, वो नहीं उगाई जा सकती। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, वाणिज्यिक कृषि। उसमें खास तौर पर नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं, आम, नारियल, काजू, इन सब का उत्पादन किया जाता है, और ये इजीली यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, उसको ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है। तो आम, काजू, नारियल जैसी खेती यहाँ पे होती है। आपको पता है गोवा की जब भी हम कल्पना करते हैं तो नारियल के पेड़, बीचेस एंड नारियल के पेड़, वो उसकी कल्पना करते हैं। तो यहाँ नारियल की खेती तो होती है, प्लस काजू भी फेमस है गोवा के। हाँ, 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 फैनी बनती है। फैनी नाम की एक जो है पेय पदार्थ काजू से बनता है। और ये जो है आम, काजू, नारियल की खेती यहाँ होती है। मॉनसून से पहले यहाँ इस तट पे थोड़ी बारिश होती है, प्री मॉनसून रेनफॉल, प्री मॉनसून रेनफॉल। यहाँ मॉनसून पूर्व वर्षा जो होती है उसको कहा जाता है आम्र वर्षा, क्योंकि वो वर्षा आम की खेती के लिए लाभदायक होती है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मैंगो शावर। तो आम की खेती के लिए लाभदायक बारिश जो मानसून से ठीक पहले होती है, मानसून से पहले मतलब जून, जुलाई, अगस्त से पहले, मतलब अप्रैल मई के दौरान। अप्रैल मई में जो यहाँ थोड़ी थोड़ी बौछार होती है, पानी वो वर्षा होती है हल्की फुल्की, उसको यहाँ पे कहा जाता है आम्र वर्षा, मैंगो शावर। अब मैंगो शावर कोई फिक्स नहीं है कि केवल आप महाराष्ट्र और गोवा की बारिश को ही मैंगो शावर कहोगे। वो पूरा एरिया जहाँ पे आम उग रहे हैं, वहां पे अप्रैल मई में, मतलब मानसून से पहले जो बारिश हुई उसको आम्र वर्षा कहा जा सकता है। पर क्योंकि हम अभी इसमें बात करें कि आम, काजू, नारियल की खेती यहाँ होती है, तो हमने आम्र वर्षा का पॉइंट यहाँ लिख लिया।
अगर आपको राज्य सेलेक्ट करना हो प्री के अंदर 4 ऑप्शंस में से कि कौन से स्टेट में मैंगो शावर होता है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के अनुसार हमने जहां बताया उसके दक्षिण में एनसीईआरटी का दिमाग चल रहा है, साउथ में थोड़ा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आम्र वर्षा होती है स्पेसिफिकली कर्नाटक में और केरल में। हालांकि किसी भी स्टेट को फिक्स कर देना कि यहीं पर केवल आम्र वर्षा हो रही, वो सही नहीं होता, क्योंकि मैंगो शावर उस पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे जहां पे भी आम उग रहे हैं वहां की बारिश को कहा जा सकता है। पर फिर भी आपको सेलेक्ट करना हो तो ये कर सकते हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो महाराष्ट्र का ये कोस्ट इन्हीं चीजों के लिए फेमस है। तो चलिए ये लिखेंगे चीजें। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिखिए। यह मैदान यह मैदान महाराष्ट्र तथा, हाँ, हम्म, हाँ, रत्नागिरी, हाँ, महाराष्ट्र में। वही कह रही हूँ ना, मैंगो शावर के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते कि केवल कर्नाटक और केरल में हो रहा है या केवल महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा भी कुछ एक एरियाज में होता है मैंगो। अच्छा, कॉफी के लिए फेमस है सबसे ज्यादा कर्नाटक, और कॉफी के लिए जो बारिश होती है उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम। को पता है एनसीईआरटी में चेरी ब्लॉसम का स्टेट कौन सा बताया? केरल। कर्नाटक बताया नहीं है, जबकि कॉफी का प्लांटेशन कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा। तो प्री मॉनसून रेनफॉल कॉफी के लिए जो लाभदायक होती है वो कर्नाटक में ही तो होगी मेनली, बट एनसीईआरटी में केरल लिखा हुआ है। तो मैं एनसीईआरटी वाला डेटा आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जहां पे भी कॉफी कल्टीवेशन से पहले के लिए बारिश हो रही है मानसून से पहले, वो चेरी ब्लॉसम है, और आम के लिए जो बारिश हो रही है वो मैंगो शावर है, आम्र वर्षा। तो ये लिखो, यह मैदान क्या लिखा है, महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। These plains are located in Maharashtra and Goa. These plains are located in Maharashtra and Goa. ये सकड़े एवं पथरीले मैदान हैं। ये सकड़े एवं पथरीले मैदान हैं। These are narrow and uneven plains. These are narrow and uneven plains. सकड़े एवं पथरीले मैदान हैं। फिर लिखिए, इस मैदानी क्षेत्र में आम, काजू, नारियल की खेती की जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, काजू, नारियल की खेती की जाती है। कोकोनट, कैशूनट एंड मैंगो कल्टीवेशन। कोकोनट, कैशूनट एंड मैंगो कल्टीवेशन is done in this plain region. Coconut, cashewnut and mango cultivation is done in this region. Done in this region. फिर लिखिए, इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को, इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। द प्री मॉनसून रेनफॉल, द प्री मॉनसून रेनफॉल of this region, the pre-monsoon rainfall of this region is called mango shower. क्या हो गया पीछे? Is called mango shower. एसी की लड़ाई चल रही क्या अभी भी? अब तो जानने वाले हो तुम लोग, बस थोड़ी देर की बात है, 15-20 मिनट की। तो थोड़ी देर सब्र कर लो, घर जाके चला लेना, तुम्हारी इच्छा हो जो चला लेना, पंखे चला लेना, एसी चला लेना, कूलर चला लेना, जो इच्छा हो चला लेना। ज्यादा ठंड लग रही हो तो घर पे कुछ भी मत चलाना, चद्दर ओढ़ के सो जाना, ठीक है? चलो, मॉनसून, प्री मॉनसून रेनफॉल ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड मैंगो शावर। इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अब लिख लो, एनसीईआरटी के अनुसार आम्र वर्षा कर्नाटक तथा केरल में होती है। एनसीईआरटी के अनुसार आम्र वर्षा कर्नाटक तथा केरल में होती है। ये ब्रैकेट में लिखना है, ये कोई ऐसा हमेशा फिक्स्ड सेंटेंस है आरपीएससी के, उसमें मत लिख के आ जाना आंसर में।
हाँ, एनसीईआरटी के अनुसार आम्र वर्षा कर्नाटक तथा केरल में होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंगो शावर अकर्स इन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंगो शावर अकर्स इन कर्नाटक एंड केरल। मैंगो शावर अकर्स इन कर्नाटक एंड केरल। अब आगे आप हेडिंग डालिए कन्नड़ के मैदान की। कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान मेनली कर्नाटक में, कर्नाटक में। ये सकड़ा मैदान है, नैरो, और ये जो नैरो प्लेन रीजन है कर्नाटक में, पश्चिमी घाट से जो नदियां गिरती हैं वो नदियां यहाँ इस मैदान में बनाती हैं वाटरफॉल। इस मैदान में गिरेंगी तो बनाएंगी जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल। और यहाँ एक फेमस नदी वाटरफॉल बनाती है कर्नाटक में, जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी। और शरावती नदी यहाँ फेमस जॉग फॉल नाम का वाटरफॉल बनाती है, जॉग फॉल। और जॉग फॉल को गेरोसोपा वाटरफॉल भी कहते हैं, गेरोसोपा जलप्रपात। इसी को महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। शरावती नदी ऐसे स्पेल करते हैं इंग्लिश में, जॉग फॉल एंड गेरोसोपा। और यहाँ कर्नाटक फेमस है किसके लिए? कॉफी कल्टीवेशन के। तो कर्नाटक में कोस्ट की तरफ देखता हुआ जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, स्लोप्स वगैरह, वहां पे कुछ एक जगह कॉफी का कल्टीवेशन होता है। बाबा बुदन पहाड़ियां तो फेमस है ही, प्लस इस एरिया में भी जहां पे भी कॉफी कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ जो प्री मानसून रेनफॉल होती है, मानसून रेनफॉल, मानसून पूर्व वर्षा, जो कि कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है, उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम। और हम जहां सोच रहे हैं एनसीईआरटी उससे दक्षिण में घुसा देगी चेरी ब्लॉसम को। कहा? केरल में। चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? खिलना, किसी चीज का खिलना। तो कॉफी के फूलों को खिलाती है ये बारिश, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। चेरी से इसका कोई रिलेशन नहीं, इसका रिलेशन है कॉफी से। सो इस कन्नड़ के मैदान के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो चलिए लिखिए। कल क्यों लिखेंगे, अभी बहुत, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। कन्नड़ का मैदान लिखो, कुछ नहीं हो, लिखो। यह मैदान, कोई बात नहीं, यह मैदान कर्नाटक में स्थित है। दिस प्लेन रीजन, this plain region is located in Karnataka. This plain region is located in Karnataka. कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद लिखिए, यह मैदानी क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। यह सकड़ा मैदान है, यह सकड़ा मैदान है। इट इज नैरो प्लेन रीजन, यह सकड़ा मैदान है। इट इज नैरो प्लेन रीजन। पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां इस मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां इस मैदानी क्षेत्र में जलप्रपात बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। द रिवर्स फॉलिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, द रिवर्स फॉलिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, फॉलिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट form waterfalls, form waterfalls in this plain region, form waterfalls in this plain region।
यहाँ शरावती नदी जॉगफॉल जॉगफॉल नामक जलप्रपात बनाती है। यहाँ शरावती नदी जॉगफॉल नामक जलप्रपात बनाती है। Here Saravati River forms Jogfall. Here Saravati River forms Jogfall. जॉगफॉल नामक जलप्रपात बनाती है। जॉगफॉल को गेरोसोपा एवं जॉगफॉल को गेरोसोपा एवं महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जॉगफॉल को गेरोसोपा एवं महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। गेरोसोपा प लिखा मैंने, सोपा होगा, गेरोसोपा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जॉगफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड गेरोसोपा और महात्मा गांधी वाटरफॉल। जॉगफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड गेरोसोपा और महात्मा गांधी गेरोसोपा और महात्मा गांधी वाटरफॉल। अब लिखिए, इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को द प्री मॉनसून रेनफॉल ऑफ दिस रीजन द प्री मॉनसून रेनफॉल ऑफ दिस रीजन होने वाली मॉनसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कहते हैं। The pre-monsoon rainfall of this region is called cherry blossom. Is called cherry blossom. फिर लिखिए, ये कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है। ये कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है। It is beneficial for coffee cultivation. It is beneficial for coffee cultivation. कॉफी कल्टीवेशन लाभदायक होती है। अब हेडिंग डालिए मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। चलिए अब देखिए मालाबार का तट जो है उसमें क्या मेन चीजें हैं। मालाबार का तट मेनली स्थित है केरल में और काफी चौड़ा है मालाबार का तट। और मालाबार तट का नाम पहले आपने सुना होगा क्योंकि इंडिया के मेनलैंड में मुख्य भूभाग में सबसे पहले बारिश कहाँ शुरू होती है? मालाबार तट में होती है। और उसके अलावा मालाबार तट जो है यहाँ पर इंडिया का डीपेस्ट पार्ट भी है, कुट्टनाड नाम का स्थान। और कुट्टनाड नाम के स्थान पे बिलो सी लेवल चावल की खेती होती है, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। प्लस ये केरल का मैदान चौड़ा और समतल है, कुछ एक जगह यहाँ चावल की खेती भी होती है। इसके अलावा केरल के इस तटवर्ती मैदान में यहाँ पर कुछ एक तटवर्ती क्षेत्र के पास कोई किसी कारणवश कोई अवरोध हो या फिर कोई चट्टानी भाग या प्रवाल वगैरह हो जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो रहा हो कोस्ट के थोड़ा सा पास में, या फिर कहीं कहीं पर तट जो है वो इस तरह का हो कटाफटा सा, जैसे ऐसे अंदर की तरफ और फिर ऐसे, तो इस तरह से जहां पे कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिले वहां पर तट के पास में पानी इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ पे ये अवरोध है, चट्टानी मान लो या फिर कोरल्स की वजह से एक बैरियर क्रिएट हुआ है, तो इस बैरियर और कोस्ट के बीच में पानी इकट्ठा है। या फिर यहाँ पे तट के पास ऐसे कुछ एक ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ड कुछ बने हुए जिसके अंदर पानी इकट्ठा है। तो ऐसे तट के बिल्कुल पास में जो झील होती है, कोस्ट के बिल्कुल पास में, ऐसी झील को कहते हैं लैगून झील, लैगून लेक। पढ़ी भी आपने?
किस में पढ़ाई, अपने एनवायरमेंट में पढ़ी होगी नहीं? लेगून, हाँ इकोलॉजी एनवायरमेंट, अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हाँ हाँ लेगून लेक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी लेगून लेक्स हैं। इन्हीं लेगून झीलों को कहते हैं पश्च जल, बैक वाटर भी कहा जाता है इन लेगून लेक्स को, बैक वाटर। उसके अलावा लेगून लेक को लोकल लैंग्वेज में यहाँ केरल में कहते हैं केयाल, केयाल। और यहाँ बहुत सारी लेगून लेक्स हैं। उनमें से बहुत फेमस जो लेगून लेक्स हैं वो है वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। वेम्बनाड इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, रिवर क्या सॉरी, सबसे लंबी झील है, लेक है। और कुट्टनाड जो है, कुट्टनाड क्या, अष्टमुड़ी जो है वो 8 भुजाओं वाली झील है। जो भी लेगून लेक्स हैं वहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वहां पे रुकते हैं कुछ समय के लिए। तो लेगून झीलें अक्सर प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है, उनका वो थोड़े समय के लिए आवास स्थल बनी होती है, शरण स्थली बोल सकते हैं। और उसके अलावा ये जो लेगून झीलें हैं इनमें वाटर स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं, जल क्रीड़ाएं। खास तौर पर एक बोट रेस होती है जो आपने नेशनल डीडी नेशनल पे देखी होगी। एक लंबी सी बोट के ऊपर खूब सारे लोग बैठे होते हैं, तेज तेज चापू चला रहे होते हैं, बहुत तेज रेसिंग होती है। उस रेस को कहते हैं नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली। वल्लम काली का अर्थ वहां की भाषा में बोट रेस होता होगा। तो यहाँ नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नाम की नौका दौड़ होती है, और ये पुन्ना मादा नाम के क्याल में होती है, पुन्ना मादा नाम की झील में। और पुन्ना मादा कोई और झील नहीं है, वेम्बनाड झील का ही दूसरा नाम क्या है, पुन्ना मादा। तो पुन्ना मादा क्याल में नौका दौड़ की जाती है। तो इस तरह से केरल का कोस्ट जो है वो लेगून लेक्स के लिए फेमस है, लेगून झीलों के लिए, और बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन के लिए, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती के लिए। तो लिखिए मलाबार तट के बारे में, इसमें लिखिए यह तट मुख्यतः केरल में स्थित है, यह तट मुख्यतः केरल में स्थित है। दिस कोस्ट इज मेनली लोकेटेड इन केरल, मेनली लोकेटेड इन केरल। ये चौड़ा मैदानी क्षेत्र है, ये चौड़ा मैदानी क्षेत्र है। इट इज ब्रॉड प्लेन रीजन, इट इज ब्रॉड प्लेन रीजन, चौड़ा मैदानी क्षेत्र है। फिर लिखिए मालाबार तटवर्ती क्षेत्र के पास, मालाबार तटवर्ती क्षेत्र के पास बहुत सी, नियर मालाबार कोस्ट रीजन, नियर मालाबार कोस्ट रीजन, मालाबार तटवर्ती क्षेत्र के पास बहुत सी लेगून झीलें स्थित हैं, बहुत सी लेगून झीलें स्थित हैं। नियर मालाबार कोस्ट मैनी लेगून लेक्स आर लोकेटेड, मैनी लेगून लेक्स आर लोकेटेड, बहुत सी लेगून झीलें स्थित हैं। लेगून झीलों को स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं, लेगून झीलों को स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं। लेगून लेक्स आर कॉल्ड केयाल इन लोकल लैंग्वेज, लेगून लेक्स आर कॉल्ड केयाल इन लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं। फिर लिखिए केयाल कहते हैं जैसे, अब कुछ केयाल या लगून झीलों के उदाहरण लिखिए, जैसे वेम्बनाड तथा अष्टमुड़ी, ऊपर देखो प्रिंटेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जैसे वेम्बनाड तथा अष्टमुड़ी, सच एज वेम्बनाड एंड अष्टमुड़ी, वेम्बनाड एंड अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, वेम्बनाड तथा अष्टमुड़ी। फिर लिखिए पुन्ना मादा केयाल में हर वर्ष, पुन्ना मादा इसी का वेम्बनाड का ही दूसरा नाम है बेसिकली, पुन्ना मादा केयाल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी, बोर्ड पे लिखिए पुन्ना मादा केयाल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नामक नौका दौड़ होती है,
नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नामक नौका दौड़ होती है। इन पुन्नामादा केयाल every year in Punnamada Kayal every year Nehru Trophy Vallam Kali boat race is organized. Nehru Trophy Vallam Kali boat race is organized. Boat race is organized. पुन्नामादा क्याल में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नामक नौका दौड़ होती है। अब जो है आप हेडिंग डालिए पूर्वी तटवर्ती मैदान। मैं कुछ भी नया नहीं करा रही हूँ। पूर्वी तटवर्ती मैदान में आपने अभी ऑलरेडी किया, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के बीच में चौड़ा है, डेल्टा बनाती है नदियां, इतने किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये उन्मज्जन तट का उदाहरण है, बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। यही तो लिखना है, समझा हुआ है। हेडिंग डालो, हर पल यहाँ जीवर जी। कल मैं कहा, तुम कहा? कल तुम्हारी क्लास मिले ना मिले, चलो नहीं, हर घड़ी बदल रही। लिख लो तुम, पूर्वी तटवर्ती मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैं बहुत निर्दयी हूँ, क्रूड हूँ, तुम लिखो। हाँ लिखिए, यह मैदान सुवर्ण रेखा नदी से हाँ क्या करना, हेडिंग तो लगाने दो। तो इतनी देर क्यों नहीं लगाई हेडिंग? तुम्हें क्या उम्मीद थी मैं छोड़ दूंगी? हाँ कोई बात नहीं, घर पे लिख लेना हेडिंग को। हाँ, यह मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। These plains extend from Subarna Rekha River up to Kanyakumari. सुवर्ण रेखा रिवर अप टू कन्याकुमारी, सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये चौड़े मैदान हैं जिनकी चौड़ाई, these are broad plain which have the width of around, these are broad plains which are, बस और धीरे बोलो। हाँ, ये चौड़े मैदान हैं जिनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर या उससे, जिनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक पाई जाती है। These are broad plains which have the width of around 100 to 150 kilometer or more, 100 to 150 किलोमीटर और मोर। इस क्षेत्र की नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं, डेल्टा का। हाँ, इस क्षेत्र की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। द रिवर्स ऑफ दिस रीजन फॉर्म डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये उन्मज्जन तट है, इट इज इमर्ज्ड कोस्ट। ये उन्मज्जन तट है, इट इज इमर्ज्ड कोस्ट। इसमें बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती। इसमें बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती। In this plain region, favorable conditions for port is not found. In this plain region, favorable conditions for ports is not found. बाहर वाले इतने कैसे चिल्ला रहे? Is not found. तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। चलो अब इसके भी रीजनल डिवीजन है, प्रादेशिक विभाजन।
जो हम करेंगे कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। वो लोग आए उससे पहले निकलो।